हेलो फ्रेंड्स, अभिज्ञान क्लासेस में मैं आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 21। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? तो पृथ्वीराज विजय के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर वूलर। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान डॉक्टर वूलर हैं। पृथ्वीराज विजय के रचनाकार जयानक कवि हैं और शेष जितने भी विकल्प इसमें दिए गए हैं वे सभी पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 122 देख लेते हैं। गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? तो गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति राउरवेल है। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में नक्षिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ इसी रचना से माना जाता है। इस रचना में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिसमें राजस्थानी प्रधान है। राउरवेल एक शिलांकृत कृति है। इसके रचयिता रोड़ा कवि हैं। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित ज्योतिश्वर ठाकुर की प्रथम गद्य रचना है। इसका ढांचा विश्वकोशात्मक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना महाराज गोविंद चंद के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास किया। और परमात्मा प्रकाश नामक जो रचना है इसके रचनाकार हैं जोइंदू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 123। यहाँ कुछ ग्रंथ और उनके रचनाकार दिए गए हैं जिनको सम्मिलित करना है। बीसल देव रासो की रचना ये है नरपति नाले की। खालिक बारी ये अमीर खुसरो की रचना है। भरतेश्वर बाहुबली रास ये शालिभद्र सूरी की है और दोहा कोश सरहपाद की रचना है। चलिए यहाँ पूर्ण रूप से सुमेलित है, एक बार और देख लेते हैं। बीसल देव रासो नरपति नाल है। खालिक बारी अमीर खुसरो। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी। दोहा कोश सरहपाद और कीर्तिलता विद्यापति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ आपका स्थापना और तर्क के आधार पर ये 2 उक्तियाँ दी गई हैं आपको, तो इसमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है ये आपको पता लगाना है। सबसे पहले जो स्थापना इसके अंतर्गत दी गई है उसमें कहा गया है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ ये गलत दिया हुआ है स्थापना। चलिए तर्क देख लीजिए हैं। क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, हम सभी जानते हैं और ये एकदम सही कहा गया है। तो यहाँ आपका ए गलत हो जाता है और आर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 125। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या है? तो गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम हठ योग साधना है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम हठ योग साधना है। हठ योगियों की सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ है सूर्य तथा ठ का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ को नाथ पंथ का आरंभकर्ता माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 126। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार राम सिंह है। यहाँ विकल्प आपका बी सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार आदिकालीन कवि मुनि राम सिंह थे। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं और डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल संवत 1057 के लगभग मानते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 127 देख लेते हैं। यहाँ एक कथन दिया गया है। इसमें कहा गया है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। तो यह कथन किस लेखक का है? तो यह कथन जो है वो अमीर खुसरो जी का है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है।
मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन आदिकालीन लेखक अमीर खुसरो का है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के साहित्य में प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं, जो पहेलियाँ और मुकरिया लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरिया, दो सुखने और गजल आदि। चलिए प्रश्न नंबर 128 देख लेते हैं। देसिल बयाना सबजन मिठा, देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम क्या है? तो देसिल बयाना सबजन मिठा, देसी भाषा के बारे में इस मिठास का वर्णन विद्यापति के द्वारा किया गया है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये विद्यापति जी तिरहुत के राजा शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। ये शैव संप्रदाय के कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका एवं पदावली हैं। प्रथम दोनों रचनाएं अवहट्ट में तथा पदावली मैथिली भाषा में रचित है। पदावली विद्यापति के प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ है। चलिए प्रश्न नंबर 129 देख लेते हैं। सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? तो सारंगधर पद्धति सुभाषित ग्रंथ है, संग्रह है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सारंगधर पद्धति सुभाषित संग्रह विधा की रचना है। सारंगधर पद्धति में बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं, जिसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य आए हैं। सारंगधर पद्धति के रचनाकार सारंगधर हैं। ये एक अच्छे कवि और सूत्रधार थे। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 130। मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैथिल कोकिल के नाम से हम सभी जानते हैं कि विद्यापति जी को जाना जाता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आदिकालीन कवि विद्यापति को मैथिली भाषा में पदावली की रचना करने के कारण ही मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है, जो इस प्रकार हैं: अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठार, नवकवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानंद आदि उपाधियां इन्हें दी गई हैं। तो दोस्तों ये लेक्चर आज यहीं समाप्त करते हैं। आपको अगर ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।